नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 9 जुलाई 2025 भाग 1 के अहम करंट अफेयर्स पर हमें गहरी नजर डालेंगे। ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए अहम हो सकती है। आज हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, पर्यावरण में बदलाव, एसडीजी स्थानीकरण, कृषि में युवाओं की स्थिति और हाँ, नई टेक्नोलॉजी पर भी बात करेंगे। हो सकता है कुछ विषय पहले सुने हो, तो मतलब एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि सभी स्रोतों से सबसे जरूरी बातें निकालकर सामने रखें। बिल्कुल, हमारा लक्ष्य यही है कि इन जटिल विषयों को सरल बनाएं, उनके अलग-अलग पहलू समझें, ताकि कम समय में एक साफ तस्वीर उभर सके। तो चलिए शुरू करते हैं कनेक्टिविटी से। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट मतलब KMTTP, खबर है कि ये 2027 तक चालू हो सकता है। ये भारत और म्यांमार का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। हाँ, और ये प्रोजेक्ट भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र NER के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के सितवे पोर्ट से जोड़ेगा। इससे NER तक पहुंचने का एक और रास्ता मिलेगा। तो जो हमारी निर्भरता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, वो थोड़ी कम होगी। अच्छा, हाँ, चिकन नेक वाली निर्भरता कम होगी। बिल्कुल। और ये न सिर्फ भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती देगा, बल्कि लॉजिस्टिक्स की लागत और समय भी काफी घटाएगा। अनुमान है कि कोलकाता से आइजोल तक का जो सफर है, उसमें समय और लागत दोनों में लगभग 50% तक की कमी आ सकती है। 50%? ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव है, खासकर NER के विकास के लिए। खैर, कनेक्टिविटी से आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण में भी कुछ दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक स्टडी आई है IIT दिल्ली और रुड़की से नदी बाढ़ के पैटर्न पर। जी, ये स्टडी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें पिछले 40 सालों मतलब 1970 से 2010 तक के डेटा को देखा गया है और ये बताती है कि भारत में जो नदी बाढ़ के पैटर्न्स हैं वो बदल रहे हैं। बदल रहे हैं? कैसे? अध्ययन बताता है कि करीब 74% स्टेशनों पर बाढ़ की तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी कम हुई है, खासकर गंगा और नर्मदा बेसिन में। इसके कारण हो सकते हैं बारिश में कमी, मिट्टी की नमी में बदलाव और हाँ, बांधों का निर्माण भी एक वजह हो सकती है। लेकिन इसमें एक और पहलू भी है। हाँ बिल्कुल, इसके उलट जो मालाबार तट है, वहाँ प्री मानसून बाढ़ की तीव्रता बढ़ी है, करीब 8% प्रति दशक की दर से, और बाढ़ आने के समय में भी फर्क देखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने जलाशय प्रबंधन, फ्लड मैनेजमेंट की जो रणनीतियां हैं, उन्हें इन बदलते पैटर्न के हिसाब से अपडेट करना होगा। निश्चित रूप से। जो पुराने तरीके हैं वो शायद अब उतने कारगर न रहें। जल सुरक्षा और आपदा प्रबंधन दोनों के लिए इन नई सच्चाइयों को समझना और अपनाना बहुत जरूरी है। सही बात है। अच्छा, अब सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs की तरफ देखें। नीति आयोग ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए जिला SDG सूचकांक 2023-24 जारी किया है। मिजोरम का हणाथियाल जिला इसमें टॉप पर रहा। हाँ, ये SDG लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर मतलब लोकल लेवल पर ट्रैक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्थानीयकरण ये कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा। देखिए, SDGs का स्थानीयकरण यानी उन्हें जिला या ब्लॉक लेवल पर लागू करना और मॉनिटर करना इसलिए जरूरी है ताकि जो नीतियां बने वो जमीनी हकीकत और जरूरतों के मुताबिक हों। इससे क्या होता है कि स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है और जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं उन्हें दूर करने में भी मदद मिलती है। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी होंगी। हाँ बिल्कुल है, जैसे कि पर्याप्त फंड्स की कमी और भरोसेमंद डेटा का ना होना, ये कुछ बड़ी बाधाएं हैं जिन्हें दूर करना होगा। सही कहा। अब एक नजर कृषि खाद्य प्रणालियों पर डालते हैं। खाद्य और कृषि संगठन FAO की एक रिपोर्ट आई है जो कुछ चिंताजनक आंकड़े दिखा रहे हैं, खासकर युवाओं के संबंध में। हाँ, ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के लगभग 44% कामकाजी युवा मतलब जो वर्किंग यूथ है, वो रोजगार के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों पर निर्भर है। लेकिन चिंता की बात यह है कि 2005 में ये आंकड़ा 54% था, जो 2021 में घटकर 44% रह गया है। ओ, तो एक गिरावट आई है। जी, और ये गिरावट तब हो रही है जब युवा बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कृषि को समाज में उतना आकर्षक नहीं माना जाता, जलवायु परिवर्तन के जोखिम हैं, जमीन तक पहुंच की कमी, खासकर महिलाओं के लिए। ये सब चुनौतियां हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी इसमें कुछ मदद कर सकती है युवाओं को वापस इस सेक्टर से जोड़ने में? एक और रिपोर्ट आई है इंडस्ट्री 4.0 पर। ये अच्छा सवाल है। देखिए, असोचम PwC की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक
इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ये खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को पूरी तरह बदल सकती हैं। अच्छा। जैसे उदाहरण के लिए एआई बेस्ड सिस्टम जो है वो उपज की क्वालिटी जांचने में इंसानी आंखों से बेहतर काम कर सकते हैं। या फिर ब्लॉकचेन को लें, वो सप्लाई चेन में पूरी पारदर्शिता ला सकता है। पता चल सकता है कि प्रोडक्ट कहाँ से आया, कैसे प्रोसेस हुआ, और ये देखते हुए कि भारत में फसल कटाई के बाद का नुकसान कितना ज्यादा है, करीब 1.53 ट्रिलियन रुपए सालाना। तो ये टेक्नोलॉजी बर्बादी कम करने, लागत घटाने और एफिशिएंसी बढ़ाने में बहुत मदद कर सकती है। और शायद इससे कृषि क्षेत्र युवाओं के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव भी बन जाए। बिल्कुल, ये भी एक संभावना है। लेकिन हाँ, इन नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने में भी अपनी चुनौतियां हैं। जैसे कि देखिए, रेगुलेटरी चुनौतियां हैं, ऑपरेशनल मुद्दे हैं, फिर डेटा सुरक्षा का बड़ा सवाल है, जिसके लिए डीपीडीपी एक्ट जैसे कानून जरूरी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए स्किल लोग चाहिए। तो अवसर तो बहुत हैं, पर तैयारी भी उतनी ही करनी होगी। सही है। आखिर में कुछ और संक्षिप्त खबरें भी देख लेते हैं। पहली है जा माता अभ्यास। हाल ही में भारत और जापान के कोस्ट गार्ड्स ने चेन्नई तट पर ये जॉइंट एक्सरसाइज की। हाँ, ये नियमित अभ्यास का हिस्सा है, दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए। दूसरी खबर है बैटरी पासपोर्ट के बारे में। नीति आयोग बैटरी के लिए एक यूनिक आईडी, एक तरह का पासपोर्ट बनाने पर विचार कर रहा है। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें बैटरी की पूरी जानकारी होगी, कहाँ बनी, परफॉर्मेंस कैसी है, कौन से मटेरियल लगे हैं वगैरह। यूरोपियन यूनियन में भी ऐसा अनिवार्य हो रहा है। इसका मकसद शायद सुरक्षा, क्वालिटी और ईवी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना होगा। बिल्कुल। फिर एक खबर शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 से जुड़ी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस एक्ट के तहत एक प्रॉपर्टी नोटिफिकेशन पर आपत्ति खारिज कर दी है। हाँ, ये कानून उन देशों जैसे पाकिस्तान, चीन के नागरिकों की भारत में जो संपत्ति है, उसे कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी, जो गृह मंत्रालय के तहत है, उसमें निहित करता है। और आखिर में सूडान और लाल सागर। सूडान में खासकर एल फशर शहर में मानवीय संकट गहरा रहा है और लाल सागर में हौथी विद्रोहियों के हमले भी जारी हैं। जी, ये दोनों ही क्षेत्र भू राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील बने हुए हैं। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें और उनका विश्लेषण। कनेक्टिविटी, पर्यावरण, सतत विकास, कृषि, टेक्नोलॉजी और कुछ वैश्विक घटनाक्रम। उम्मीद है इस चर्चा से इन सब विषयों की मुख्य बातें समझने में मदद मिली होगी। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ। एसडीजी लक्ष्यों का स्थानीकरण जरूरी तो है, पर हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये प्रक्रिया अलग-अलग क्षेत्रों की जो अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधताएं हैं, उनका सम्मान करे और उन्हें सच में सशक्त बनाए? बहुत अच्छा सवाल, सोचने वाली बात है। खैर, ऐसी ही जानकारी और विश्लेषण के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ। धन्यवाद।